नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। ट्रंप टैरिफ पर फेल हो चुके हैं। ट्रंप पुतिन की मुलाकात फेल हो चुकी है। ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में भी फेल हो चुके हैं। हुआ क्या? ट्रंप बौखलाए हुए हैं। नोबेल भी नहीं मिला, उसके अटेम्प्ट में भी फेल हो रहे हैं। बौखलाकर चिल्ला रहे हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ। लेकिन इस बीच पुतिन, जिनपिंग, मोदी तियानजिन चीन में मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या चीन में ट्रंप के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह तैयार हो रहा है? यह तिकड़ी क्या करेगी? यह चक्रव्यूह कैसा होगा? क्या ट्रंप झुकेंगे? क्या मोदी के सामने ट्रंप को झुकना होगा? पुतिन को ट्रंप नहीं मना पाए युद्ध रोकने के लिए, तो मोदी क्या वाकई पुतिन को मना सकते हैं? युद्ध रुकेगा क्या? और जो ये चीन अभी दोस्ती की बातें कर रहा है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मेड इन चाइना प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होती तो यहां दोस्ती की गारंटी ले लें क्या? इन तमाम सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलेंगे। कुछ ही घंटों का इंतजार है। मोदी चीन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। भव्य स्वागत हुआ है। पुतिन भी पहुंचेंगे। दुनिया भर की नजरें एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं। बहुत उम्मीदें हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। पुतिन, मोदी, जिनपिंग की मुलाकात क्या ट्रंप को कोई करारा जवाब देगी? मोदी जिनपिंग से जब हाथ मिलाएंगे तो कितनी गर्मजोशी होगी? रिश्तों पर अतीत का साया होगा या वर्तमान में व्यापार की चुनौतियां होंगी? भविष्य के लिए कितनी नई उम्मीदें बंधेंगी? रूस यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइस वॉर, टैरिफ वॉर के लिए इस मुलाकात से क्या खबर निकलेगी? इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे हमारे साथ। लेकिन जरा ये तस्वीरें हम अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। जरा तस्वीरें देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। चीन भी चाहता है कि दोस्ती की नई इबारत लिखी जाए। तो इस स्वागत के पीछे, ठीक है, एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है, तो चीन भी चाहता है कि हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर हो। चीन का क्या लालच है? चीन की क्या इच्छा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। इंडियन डायस्पोरा के लोग बड़ी तादाद में, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर जाते हैं तो लोगों की उम्मीद बनती है, वो वहां पहुंचते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। वो भी निराश नहीं करते हैं। देखिए कि किस तरह से भारत माता की जय, वंदे मातरम के घोष के साथ तमाम हिंदुस्तानी मूल के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा है, एनआरआईज हैं, वो किस तरह से अपने प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करते हुए वहां नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय। भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपने इससे कुछ देर पहले तस्वीर देखी थी जब वो चीन पहुंचे थे और साथ ही वहां पर भी, एयरपोर्ट पर भी ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था। फिर अपने होटल वो पहुंच रहे हैं जहाँ पर वो रुकेंगे। तो वहाँ किस तरह से इंडियन डायस्पोरा पहुंचने लगा था। सुबह से ही हमारी रिपोर्टर विजयलक्ष्मी वहाँ ग्राउंड पर मौजूद थी, उसी होटल में मौजूद थी। वो बता रही थी कि किस तरह से भारतवंशियों ने खास तैयारी की है। वो वहाँ पर तिरंगा झंडा लिए हाथों में बड़ी तादाद में सुबह से ही खड़े हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से परमिशन नहीं होती है, आपको आना पड़ता है पहले। तो देखिए किस तरह से होटल के बाहर वो प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं और वहाँ पर किस तरह से भारतीय संस्कृति के रंग चीन की धरती पर बिखेरे गए हैं। ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। तो 8 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। डोकलाम के बाद जो पूरा विवाद था, टसल थी, उसके बाद ये उनकी पहली यात्रा है। चीन पर कितना भरोसा किया जाए जब ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार सप्लाई हुए थे वो मेड इन चाइना थे, और अगर पाकिस्तान के आतंक के साथ कोई मुल्क खड़ा हुआ नजर आ रहा था तो वो चीन और टर्की ही थे। इन तमाम पहलुओं से चीन का हम में क्या इंटरेस्ट है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ मेजर जनरल
संजय सोई इस वक्त है, जोरदार तालियों के साथ मेजर जनरल संजय सोई का स्वागत करें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं जो विदेश मामलों की जानकार हैं। वो भी हमें समझाएंगे कि आखिर जो नई इबारत लिखी जा रही है रिश्तों की, वो क्या कुछ कहती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दीप्ति जी, आप ही से, प्रोफेसर दीप्ति आपसे शुरुआत करूंगी मैं आज। तस्वीरें आपने देख ली हैं, ये वही चीन है जो हमें डोकलाम देता है, जो आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, आज पलक पावड़े बिछाए हुए है। क्या मजबूरी रही है? देखिए पैजान जी, मैंने आप ही के शो पे अभी हाल फिलहाल में कहा था कि एक टैको सिंड्रोम है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, और उसी का हमने सीधा सीधा देखा कि 27 अगस्त को हमारे यहाँ पे टैरिफ लागू हुए और 28 अगस्त को ही यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान आता है कि वन डे वी विल बी टुगेदर। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि एक तरफ चाइना है, आप गालवान को नहीं आपने जिक्र किया, लेकिन मैं तो गालवान भी उसमें जोड़ूंगी। लेकिन कूटनीति में एक जो हमारा अंडरलाइन प्रिंसिपल होता है वो होता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो हम ये जो बार बार कह रहे हैं कि चाइना को अपना दोस्त मान लें, चाइना को दोस्त मानने की बात नहीं है, चाइना के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बनाने की बात है। चाइना के साथ इस बात का जरूरी है कि हम उनके साथ ट्रेड ट्रीटी की तरह बात करें, एफटीएस की तरह बात करें, उनके साथ ट्रेड नेगोशिएशन बढ़ाने की बात करें। दोस्ती और परमानेंट ये नहीं है कि आज अमेरिका से हमारा संबंध टूट गया है और अपना चाइना को हम दोस्त बना के चलेंगे, बेस्ट फ्रेंड थ्योरी, बीएफएफ थ्योरी, ये सब चीजें नहीं चलती हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। कूटनीति में आपको देखना होता है कि कब आपका कहां पर ट्रेड में किस तरीके से फायदा और सौदा हो सकता है। जैसे कि मैं इसमें रिलाई करूंगी, रे डेलियो की थ्योरी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उनकी बुक आई, बहुत ही प्रचलित हुई कि द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उन्होंने पिछले 600-700 सालों का वर्ल्ड इतिहास देखा है। उसमें वो देखते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड साइकिल्स हैं, पावर्स जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने सुना हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इनकी थ्योरी के हिसाब से चलें तो आपका सबसे पहले जो था डच की डोमिनेंस थी, फिर वो आपकी ब्रिटेन डोमिनेंस पे गई, फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन डोमिनेंस एंड डॉलर पे आ गई, और अब वो समय है, पहले का समय तो फिर 200-250 साल तक चलती थी वो डोमिनेंस। अब का समय है कि वो 50-60-100 साल के भीतर भीतर ही अमेरिका अपनी ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वो क्रम्बल होगी, उसकी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, और ये न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें रिक्स नेशन रशिया, इंडिया, चाइना वो आगे बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं, बिकॉज ये थ्योरी ही चलती है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की। जैसे कि आपने कहा कि उनको दोस्त मान ले, हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा कि सबसे ज्यादा दुश्मनी जो थी वो थी जापान और यूएसए की। सबसे पहले न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ही यूएस द्वारा हुआ था जापान के ऊपर, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जापान और यूएस के ट्रेड संबंध सबसे घनिष्ठ हैं। उन्होंने 1952 में जब सैन फ्रांसिस्को यूएस ट्रीटी करी, उसके तहत उन्होंने अपने ट्रेड नेगोशिएशंस करे। तो हमें इतिहास भी बार बार ये समझाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो यानी अभी हम कोई दोस्ती करने नहीं जा रहे हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपसे हमें चौकन्ना रहना है, आप हमें कब्जाना चाहते हैं, हमें आपको जवाब भी देना है, लेकिन भाई बिजनेस है, करना तो है, बिजनेस भी है, करना है, और साथ साथ अपना ये मुद्दा रखना है, क्योंकि मोदी जी ये सहज समझ रखते हैं पूरी। मैं आपको और बहुत एग्जांपल्स दूंगी जब चर्चा चलेगी, कि वो समझते हैं कि कैसे कैसे हमें शांति से जवाब देना है। हमें ये भी प्रेस करना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को 6 परमानेंट पोजीशन मिले, क्योंकि जैसे ही अगर इंडिया को वो परमानेंट पोजीशन मिलती है तो बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड की डायनामिक्स हैं, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, वो बहुत अफेक्ट होती है। चलिए, तो चीन से तस्वीरें आनी थी, शुरुआत हमने चीन से की है, लेकिन चीन की दोस्ती पर कितना भरोसा करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसका इतिहास देखते हुए और अभी मौजूदा स्थितियों को देखते हुए। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी जी, हमें समझाइए कि ट्रंप के खिलाफ ये जो हम कल तक तस्वीरें देखेंगे, जहां पर एक तरफ शी जिनपिंग होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ में पुतिन खड़े हुए होंगे, बिल्कुल, तो क्या जो ट्रंप टैरिफ 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 चिल्ला रहे हैं, इसका काउंटर पार्ट मिल जाएगा? सबसे पहले तो इसके काउंटर पार्ट को बताऊं मैं, जिसके लिए हमें रशिया और चाइना की भी मैं कहूँगी कि अभी हम उसको परे रख दें।
और ये बताऊं कि कल जापान में अपने उद्बोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था बनाया है। और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या का हमारे सामने उदाहरण आ गया। पहली तिमाही की रिकॉर्ड ग्रोथ रेट 7.8% पे हमने रिकॉर्ड की है और 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात रखूं इसके पहले यहां उपस्थित सभी ऑडियंसेस से चाहती हूं, ये एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है जो इस ट्रंप और टैरिफ के विवाद के बीच हमने करके दिखाया है। इसलिए हमें अपने देश के लिए और अपने आप के लिए ताली बजानी चाहिए। तो भारत माता की जय। अब मैं पेनाज आपके जवाब पर आती हूं। कल निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की आंखें एससीओ समिट पर होने वाली है, क्योंकि जब हम इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हमेशा एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि भारत पहले अपनी नॉन अलाइंड और अब अपनी ऑल अलाइंड पॉलिसीज की वजह से हमेशा से माइटी वेस्टर्न नेशंस के ब्लॉक्स का भी हिस्सा रहा है, जैसे कि G20, और इधर ब्रिक्स और एससीओ का भी हिस्सा है। अब जिस तरह का टैरिफ का विवाद चल रहा है, जिस तरह से ट्रंप लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उसमें हमको पुतिन की तरफ से इस तरह के जिस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं कूटनीतिक की, जैसे अलास्का मीट के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया, इसके पहले भी उन्होंने फोन किया था। तो एक जो यहां पर बाइंडर का काम या जो एक ब्रिज का काम है वो रशिया करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं RIC यानी रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क को मजबूत करना, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल जापान के अपने उद्बोधन में कहा कि एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी की वापसी हो सके। तो यदि हम इस दृश्य से देखें तो निश्चित तौर पर कल शी होंगे, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री होंगे और पुतिन होंगे। साइडलाइंस पर बायलैटरल टॉक्स भी होंगी और एससीओ के मंच के माध्यम से जो एक सांगठनिक उद्देश्य है एससीओ का, उस एजेंडा आइटम्स को लेकर के बातचीत होगी। यहां आपको यह बताना चाहती हूं कि हम चीन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए चीन के साथ हमारे बजट में एक डेफिसिट है, तो हम अपने एक्सपोर्ट्स चीन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हम रशिया को भी या दूसरे जापान जैसे देशों को आउटरीच के तहत शामिल कर रहे हैं, ताकि यहां जो टैरिफ लगने की वजह से हमारे ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम नलीफाई कर सकें, उसको हम दूसरे देशों के साथ में आउटरीच करके, जिनके साथ हमारे PTAs हैं, FTAs हैं, जिनके साथ हमारे सेपा हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस अग्रीमेंट है, वो हमारा जापान के साथ है उदाहरण स्वरूप। तो हम यहां आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं पिनाज जी कि यदि हम चीन की ओर देखें तो चीन इस वक्त पाकिस्तान के एंगल से भारत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जो इतना वार्म वेलकम हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत क्यों चीन से मित्रता करने जा रहा है। देखिए, अ नोन एनिमी इज ऑलवेज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। तो हम जानते हैं कि चीन की क्या सीमाएं हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, क्या आकांक्षाएं, हमारे साथ क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और लेकिन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, हम ये भी जानते हैं। तो चीन पाकिस्तान की दृष्टि से जहां देख रहा है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता चला जा रहा है, और चीन अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक देश है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको डेवलप करने के नाम पर ग्वादर में बैठा हुआ है चीन। और पाकिस्तान के टोटल FDI का 49% जो है वो चाइना से आता है। लेकिन अब चाइना भी शॉक्ड है। चाइना ये देख रहा है कि इधर से ट्रंप तो गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन इधर से आसिफ मुनीर भी ट्रंप की कितनी अनुशंसाएं कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम सुझा रहे हैं। तो यदि यहां पर चीन एग्जिट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान से, तो पिनाज फिर चीन के पास क्या ऑप्शन बचता है। इसलिए मैं लगातार कह रही हूं कि यह समय जो है ये ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का समय है। लॉबीज और ब्लॉक्स जो हैं वो रीअलाइन हो रहे हैं। तो चाइना अगर पाकिस्तान से कल को एग्जिट करता है तो फिर चाइना के पास भी क्या ऑप्शन बचता है। चाइना ये बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, इसीलिए भारत को वेलकम कर रहा है। क्योंकि अभी तक की क्या स्थिति थी, अभी तक की स्थिति यह थी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो कंपटीशन है, वहां अमेरिका भारत को सहयोगी बनाकर चीन को कंटेन करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका चीन के लिए भी डेट्रीमेंटल रहा ही है और साबित हो रहा है, और भारत के लिए भी डेट्रीमेंटल स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज लेकर के आ रहा है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमको फिर चीन और भारत दोनों के पास एक सेम रीजन दिखाई पड़ता है कि वो क्यों साथ में आए, और फिर रशिया एज ए मीडिएटर यहां पर है ही। चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कहा कि भाई चीन की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, चीन को हमें एक साथी नजर आता है ट्रेड करने के लिए, और चीन के लिए ट्रेड सर्वोपरि है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मेजर जनरल संजय मिस्टर सोई साहब भी मौजूद हैं। सोई साहब, तो आप तो अभी US में रहकर आ रहे हैं भाई,
कितना भरोसा यहां पर किया जा सकता है अगर हम बात कर रहे हैं चीन की? ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस तो पहले भी हो रहा था। ऐसा नहीं है जब गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, तब बिजनेस नहीं हो रहा था। या ग्वादर में जो हमारी तरफ बढ़ता जाता है, नेपाल में क्या कुछ करता है, श्रीलंका में क्या कुछ करता है, हमें घेरने की कोशिश, तब बिजनेस नहीं हो रहा था। बिजनेस तो चल ही रहा था ना, पर साथ साथ ये भी चल रहा था। डू यू थिंक चीन हमारा दोस्त हो सकता है? बिल्कुल पिनाज जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जिसको कहते हैं विरोधाभास है यहाँ पर। चीन आज हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 127 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर पर चीन है। 114 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, 13 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अंशु जी बता रहे थे कि ट्रेड इम्बैलेंस है, तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ एक फौजियों ने, जैसे बाकियों ने बताया, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ कि हमें देश हित में ये देखना है कि कौन सा देश के साथ हम अच्छी बात कर सकते हैं, किसके साथ दोस्ती बना सकते हैं। कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जहाँ पे माहौल है, जिस प्रकार से देश का सुरक्षा का सवाल है, उस हिसाब से चलना है। जरूर करें, चीन के संबंध बढ़े, कोई गलत नहीं है इसमें। और ख़ास तौर से जिस प्रकार से आज विश्व का माहौल है, अगर अमेरिका भारत को आंखें दिखा रहा है, तो भारत के एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 4 दरवाजे और खुल गए। चाहे ब्रिक्स हो, एससीओ हो, रशिया हो, मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, कई दरवाजे भारत ने खोले। ऐसी बात नहीं कि भारत खड़ा हो सकता है, एक स्टैंड ले सकता है। पर जहाँ चाइना की बात होती है कि हम बढ़ाएं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हम चाइना और पाकिस्तान को एकदम डंप कर देगा चाइना, ये भी एक सवाल है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह हमेशा खड़ा रखेगा कि भारत को थोड़ा कंटेन रखने के लिए, भारत को कंट्रोल रखने के लिए कि हाँ, यह पाकिस्तान है, उनके थ्रू मैं करूं। अगर चाइना एक तरफ से पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इनके तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उसको भरोसा करें? भरोसे के लिए बड़ा जरूरी है कि दोनों पक्षों से भरोसा हो, उनकी तरफ से भी भरोसा हो। अगर चाइना की अपनी विस्तारवादी नीति है, अगर चाइना यूएन में मसूद अजहर को सपोर्ट करता है कि उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होने देता है, अगर चाइना यूएन में पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करता है, तो हमें एक चीज, या कभी अरुणाचल के वीजा की बात करता है, गांव के नाम बदली करता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम दोस्ती करें। लेकिन एक फौजी होने के नाते मैं तो चाहता हूं कि सीमाओं का डेवलपमेंट जारी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी रहे, और सेनाओं की डिप्लॉयमेंट जो है हम सतर्क रहें, नज़र रखें। क्योंकि चाइना सीमा पर भी अपनी डेवलपमेंट करता जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट बेस बना रहा है, कहीं हेली बेस बना रहा है, उनकी बेसेस बढ़ती जा रही हैं। तो हमको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, आज सब युवा साथ हैं मेरे, हमको आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। और इसमें आप सब लोग जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप ही देश का भविष्य हो। 50% पॉपुलेशन जो देश की 25 साल से कम है, तो आप अगर आज नया सोचेंगे, अलग सोचेंगे, तभी हम ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको ख़त्म कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसके लिए वो हमारे ऊपर, उन्हें खरीदना पड़े, मजबूर होना पड़े, और ताकत बनाएंगे तो ताकत से डिप्लोमेसी होती है। बिना कमजोर के डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। यहीं पे हमें यानी चीन हमारा वो वाला दोस्त है जिसके मतलब कहते हैं पुर्जे टाइट करके रखना है। हाँ। ये ठीक है, चौकन्ना भी रहना है कि दोस्त कभी भी धोखा भी दे सकता है, कभी भी हमें ही मार सकता है, हमारे दुश्मनों से भी मिल सकता है, पर इसको साथ भी रखना मजबूरी है। तो इस तरह की दोस्ती जो है चलने वाली है। संजय मिश्र सर, आपके पास सबसे आखिर में आई, आपके अनुभव के आधार पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि क्या वाकई में आपको लगता है कि जब भारत, चाइना और रूस, अगर रूस मीडिएटर का, जो मैम ने कहा कि मीडिएशन का काम पुतिन यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्या वाकई में लोग हमारे जो सारे सीमा विवाद हैं उनको हम साइड में रखते हुए साथ साथ चल सकते हैं उसी चीन के साथ जो पाकिस्तान को पंप करता है पैसे से, हथियारों से हमारे खिलाफ? पिनाज, पहली बात, अगर मैं लार्जर पिक्चर देखूं, जैसे कुछ गेस्ट ने बोला है, पहली बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी विश्व का चेंज हो रहा है, अमेरिका और वेस्ट से अब एशिया में आ रहा है, तो एशिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस विश्व का। नंबर 2, रिलेशनशिप में हमेशा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी रहेंगे। साथ में रिलेशनशिप में कॉपरेशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है, और वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी बदल सकता है। ये ग्रास रूट रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिनको हमको समझना चाहिए। तो सवाल पहली बात उठता है, किस पे भरोसा कर सकते हैं, किसी पे नहीं कर सकते, लेकिन तो भी साथ गाड़ी चलानी है।
जैसे पता है परमानेंट इंटरेस्ट है, वो सब अपने देश चेंज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या चीन जिस प्रकार अभी बॉर्डर पे चल रहा है, क्या हम इतना भरोसा कर सकते हैं? देखिए साफ बात है कि एज अ फौजी या आज भारत का देश क्या चाहता है, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, जितने भी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अच्छे संबंध हो। क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ? आंसर नहीं, क्योंकि जब से ये देश आर्टिफिशियली पैदा हुआ था 1947 में, वो हिंदुस्तान से उससे कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और मजहब के ऊपर लड़ाई चढ़ा रहा है, और आज भी वो हिंदुस्तान को, कई लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो पाकिस्तान तो हमारा स्टेटेड एनिमी रहेगा, इसको कोई बदले नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं बाकी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अभी पाकिस्तान थोड़ा कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने भी देश हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, हर देश के साथ हमारे देश और रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट देश है आज भारत के लिए वो है चीन इस इलाके में, और वो हमारा नेबरिंग स्टेट है जी। आप देखिए पुराने रिश्ते, चीन के साथ हमारे ट्रेड संबंध थे, पुराना सिल्क रूट था, और मैं चाइना में खुद नथुला ब्रिगेड में कमांड की हुई है मैंने अपनी ब्रिगेड, साथ में मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में एज अ ब्रिगेडियर पूरा चाइना बॉर्डर देखता था, और जो ये इलाका है लेह लद्दाख का, वहाँ पर मैं कर्नल जीएस था एक डिवीजन का। तो ऑन ग्राउंड हम हर जगह गए हुए हैं। मेरा अनुभव यह है कि जहाँ तक चीन के साथ सवाल है, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं चीन के साथ, 1962-67 में नथुला में क्लैश हुआ था, ये कई लोगों को पता नहीं है। उसके बाद डोकलम हुआ है, नथुला ब्रिगेड जहां मैंने कमांड की है, फिर गलवान और वगैरह वगैरह, ये कई बार चाइनीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्या ट्रेड के ऊपर हुआ है? नहीं। क्या टेररिज्म के ऊपर हुआ है? नहीं। ये हुआ है बॉर्डर्स पे। बॉर्डर की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है दोनों देश के बीच में, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए उसका सोल्यूशन ये है, पहली बात अगर मैं एक साधारण सवाल किसी से भी करूं, क्या बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व हो सकते हैं चीन और भारत के बीच में? उसका जवाब है नहीं। आज अक्साई चीन क्या भारत छोड़ सकता है? आज चाइना क्या ये इलाका छोड़ सकता है? ये अरुणाचल प्रदेश अपने मैप से छोड़ सकता है? नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म ये नहीं इसका हल हो सकता है, लेकिन इंटरम सोल्यूशन है। मैंने ये इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बॉर्डर पे, गलवान हुआ, डोकलम हुआ, ये परसेप्शन मैनेजमेंट बॉर्डर पे है, एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं दोनों देश के बीच में जी। उस पर कई बार हमारा पेट्रोल जाता है, उनका आपस में तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और फिर दोनों पोजीशन टर्न पोजीशन ले लेती है। आज की तारीख में क्या हुआ है? और देखिए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मैकेनिज्म शुरू हुआ था जी। और उस समय मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में फैसला हुआ था कि बॉर्डर मैप्स एक्सचेंज होंगे दोनों देश के, हम अपना परसेप्शन बनाएंगे। एक सेक्टर का हुआ था, मिडिल सेक्टर का, और जब मैं कर्नल जीएस था 3 डिव ले में, उस समय 2005 में यह भी फैसला हुआ था कि वहां पर भी हमने मैप साइन करके देने थे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि चाइना ने जब वो मैप्स देखे मिडिल सेक्टर के तो उसको प्रॉब्लम लगा कि ये शायद प्रॉब्लम होगा। तो कहने का मतलब है वो नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो अभी आपने देखा है, वांगी की मीटिंग चल रही है और एनएसए डोवल की, ये काय के लिए चल रही है? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसका मुद्दा बहुत क्लियर है, बॉर्डर को इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जाए। अगर बॉर्डर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, और उसके लिए क्या क्या हुआ है? एक तो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया है, दूसरा जनरल्स लेवल मैकेनिज्म शुरू कर दिया है। जनरल मतलब लेफ्टिनेंट जनरल पे 14 कोर में मीटिंग होती थी, जो वेस्टर्न सेक्टर है। अब मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में भी अभी फैसला हो गया कि कुल मिला के अगर एक आसान शब्दों में समझूं कि हमने ये बता दिया है कि भाई ठीक है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, पिछली बार बढ़ाया, तुमने धोखा दिया था, अब की बार हम बहुत संभल के बढ़ा रहे हैं, हद में रहोगे तो शायद ये तो दोस्ती व्यापार के मुद्दे पर चल सकती है, नहीं तो नहीं। हाँ, तो बिल्कुल हम इसको क्या है, बेसिक ये जो भी मैंने आपको बताया इसलिए बताया है कि अगर बॉर्डर्स को इफेक्टिवली हम मैनेज कर लें तो आपको बता रहा हूं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो अच्छा हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। आपको अभी पता है कैलाश मनोवर यात्रा शुरू हो गई है,
और अभी ये फ्लाइट शुरू होने यानी वाली है। अपनी ताकत सर बढ़ानी है, अगर ताकतवर रहेंगे तो दुश्मन भी आंख उठाने से पहले 100 बार और दूसरा सोचेगा। पिनाज में एक और जी, चीज जी, बोल जी। दूं, अभी अगर हम सोच रहे हैं कि चीन हमारा हो गया है, वो भी गलतफहमी है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं चीन के, भारत के 3 लाख। ट्रंप ने अभी क्या बोल दिया कि 6 लाख चीनी स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे। क्यों? भारत को चोट पहुंचाना चाहता है और चीन को अपने अंदर लेना चाहता है। चीन के टैरिफ्स उसने कम कर दिए। पहले बोल रहा था कि चीन जो हमें देगा, ये क्या नाम है, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसकी वहां पर, और आप अमेरिका को भी देख लिए, रूस के साथ टक्कर मारता है उसने वहां पर। ये जो ट्रंप को तो कुछ अपने से प्रॉब्लम ही अलग हो गई है, मतलब वहां की इंटरनेशनल मीडिया भी, हम नहीं कह रहे, चलिए हम अपने मुल्क के बारे में अच्छी बात करेंगे, अपने पीएम के बारे में अच्छी बात करेंगे, लेकिन वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ये खुद कह रहे हैं कि भाई ट्रंप कह रहे थे भी मुझे नोबेल दिला दो, नोबेल दिला दो, फोन कर रहे थे बार बार, है ना। तो अब आप सोचिए, हमने कहा कि भाई तुम कौन खाम खा, तो ईगो हर्ट कर दिया हमने, और ईगो ऐसे हर्ट करी कि ट्रम्प एक छोटे बच्चे की तरह से बिहेव कर रहे हैं कि तुमने मुझे मेरी टॉफी नहीं दी जो मुझे चाहिए थी, अब जाओ कुत्ता। हाँ? पेनाज जी, तो अब क्या करें इस आदमी का? जो अभी सबने बोला, मैं उसको ना दिनकर जी के कुछ शब्दों में बिल्कुल इसको सहेज समेटूंगी। हाँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत विरल हो। मतलब इसका ये बहुत ही सरल भाषा में कि क्षमा केवल उसी सांप को शोभित देती है, लिटरल सेंस में मत लीजिएगा, क्षमा केवल उसी सांप को शोभित देती है जिसके अंदर जहर हो। उसको कौन ही इंपॉर्टेंस देता है जो सहज सरल विनीत हो, जिसको पता है जी ठीक है सिर्फ दिखा रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो वही दिनकर जी ने जो इतने साल पहले कहा था, वो आज की स्थिति में चाइना, भारत सब उस चीज को बिल्कुल सक्रिय करके बता रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। तो भारत अब उस भुजंग की तरह बिहेव कर रहा है कि जिसमें गरल है, जिसमें जहर है, कि ये नहीं कि जिसके सामने आए झुक जाएं। मोदी जी पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, हर चीज ऐसे नहीं हो रही है। आपने आज चाइना में देखा, आपने जापान में कल देखा, जब वो पहुंचे तो स्वागत होता है ओम भूर्भुवः स्वः से, सर्वे भवन्तु सुखिनः से। आज चाइना पहुंचते हैं तो स्वागत होता है वंदे मातरम की ध्वनि से। ये अपने आप में कोई छोटी बातें नहीं है, दीज आर ऑल सिंबॉलिक जेस्चर्स कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, कैसे मोदी जी अपनी पहले ही पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। आज एक और बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है, हमारा गोल्ड प्राइस जो है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में आज 1 लाख के मार्क को ब्रीच कर गया है। वर्ल्ड ओवर हाईएस्ट गोल्ड अमाउंट, गोल्ड प्राइस पे आज हम बैठे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी जनता जानती है, या आपके दर्शकों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी सोचिए। भारत ने 2025 की बिगिनिंग में ही अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं बाय 57.5 मेट्रिक टन्स। हम लोग पहले 10th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड थे गोल्ड में, और 2025 आज की डेट में आते आते मोदी जी की दूरदर्शिता, पारदर्शिता वाली सोच से आज हम 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड रिजर्व हो गए हैं गोल्ड के। सो ऑल दिस इज शोइंग द शिफ्टिंग डायनामिक्स। डॉलर छोड़ के अब लोग गोल्ड की तरफ जा रहे पर हैं। मोदी जी ट्रंप को झुका पाएंगे? मोदी जी अकेले मतलब ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे? आपको बिल्कुल लगता है टैरिफ ऐसा वापस कुछ लेंगे। होगा? आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, 27 अगस्त को टैरिफ लॉन्च होती है। जैसे कि मैंने कहा, 28 को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ही स्कॉट बेसेंट जवाब देते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग वापस से दोस्त होंगे। 29 अगस्त को यूएस अपील्स कोर्ट इस पूरी चीज को स्टे नहीं लगाती हालांकि, लेकिन कह देती है कि इनवैलिड है, और छोटे बच्चे की तरह, जैसे आपने बोला, ट्रंप कहते हैं मैं तो जी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। फिर आपके 29 और 30 के बीच में सारी हलचल हो रही है। यूएस सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जेक सुलिवन कहते हैं कि ये बहुत ही गलत स्टेप है ट्रंप की तरफ से, अपने दोस्तों को वो दुश्मन बना रहा है। फिर आपकी जेफरीज की रिपोर्ट आती है कि जो आप कह रहे हो कि मुझे नोबेल चाहिए था, जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ और रशिया ये तो केवल एक बहाना बना रहे हैं। उनको बेसिकली ये चाहिए था कि भारत परजोर होके बोले कि जी मेरा पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने में ट्रंप का हाथ था, जो मोदी जी ने नहीं बोला। अब आपने कहा कि क्या मोदी जी झुकवा देंगे? ये सब झुकवाने ही के तो पैरामीटर्स हैं जो ये सब हो रहा है। एक तरफ हमारा विपक्ष कहता है कि जी डेड इकोनॉमी है, आप झुक जाइए, आप सॉरी बोल दीजिए, आप बातचीत कर लीजिए, वो नहीं दिखाया। दिस इज एन इंडिकेटर कि आज भारत झुकने वाला नहीं है, और भारत केवल भारत नहीं, जैसे कि हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इमर्जिंग सुपर पावर हैं। मैंने दिनकर जी की बात से ही शुरुआत करी थी और इस वाले की दिनकर जी की बात से ही खत्म करूंगी। मोदी जी ने बहुत साफ स्पष्ट उनको एक मैसेज दिया है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन जय या कि मरण होगा। भाई हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने भी कहा माय फ्रेंड मोदी, और उसके बाद ट्रंप क्या कर रहे हैं ट्रंप बखूबी जानते हैं। खुद उनका ही देश उन पर सवाल उठा रहा है, उनके ही कोर्ट उनको इलीगल ठहरा रहे हैं, तो ट्रंप को सोचना होगा। बहरहाल इस बीच अगर टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप को एक जवाब देने के साथ साथ एक और बड़ी चर्चा है कि क्या जिस काम में ट्रंप फेल हो गए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया, जो एक दिन में युद्ध रुकवाने का दम बढ़ता था, क्या मोदी पुतिन को मना पाएंगे? और आम लोगों के लिए हमें जरा समझाइएगा कि कैसे किसी के कहने पर युद्ध रुकता है, मतलब क्या बैकडोर्स चलता है, किस तरह की बातचीत होती है? मैं आपको पिनाज कुछ उदाहरण देके बता दूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि इस पे हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्चुअल, कुछ प्रोसीजरल फैक्ट्स हैं, तो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। हम सबसे पहले तो अभी की जो स्थिति है उसको देखें। ट्रंप हर मोर्चे पर फ्लॉप होते जा रहे हैं, और इसीलिए चिढ़ के जिस तरह से भारत के प्रति अपना एक दंडात्मक रुख अब अपना करके बैठे हैं। इसके पीछे आप एक और रीजन देखिए। भारत अपने आप को विश्व गुरु या प्रणेता नहीं कहता। ग्लोबल साउथ के दूसरे देश, विश्व के दूसरे देश भारत को विश्व गुरु और प्रणेता कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं कहते हैं, लेकिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला कहते हैं कि भाई मुझे अगर समस्या होगी तो मैं मोदी जी को फोन करूंगा। पुतिन अलास्का मीट के पहले और अलास्का मीट के बाद में मोदी जी को फोन करते हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि यदि एक देश और एक नेता पे मुझे विश्वास है तो वो भारत है, और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये स्टेटमेंट जेलेंस्की देते हैं। तो मैं शुरू से इस बात को कहती चली आ रही हूं कि ट्रंप की मौजूदगी में जो भी चर्चा होगी, एक तो वो दोनों पार्टीज को साथ नहीं बिठा पा रहे हैं। 3 राउंड्स की इसके पहले इस्तांबुल में डायरेक्ट दोनों पार्टीज के बीच की चर्चा हुई, जो विफल हुई, जीते हारे हुए जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ने के को लेकर के, और एक इस बात को लेकर के कि यूक्रेन राइटिंग में एक प्रॉमिस करे कि वो कभी भी नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे बात अटकी पड़ी है। बहरहाल अलास्का मीट को ट्रंप बड़ा सक्सेसफुल बता रहे हैं, लेकिन पिनाज हम सब जानते हैं कि क्या हुआ जी। जेलेंस्की के साथ बात हुई, क्या हुआ? क्योंकि जेलेंस्की भी अड़े हुए हैं। जेलेंस्की को नाटो के, यूरोप के दूसरे देशों का समर्थन है, तो वहां नाटो में भी अब हमको एक विभाजन दिखाई पड़ रहा है, जहां नाटो के बाकी देश ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। तो अभी ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। ट्रंप को कोर्ट से भी फटकार पड़ी है कि जो ये सारा टैरिफ लगाए हैं वो सारे इलीगल हैं। और माइकल कुगलमैन जो हैं वो यूएस एनालिस्ट है, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यदि पुतिन को कोई मना सकता है और रशिया यूक्रेन युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर का स्टेटमेंट है। और यदि आप रिचर्ड वुल्फ को देखें, जो बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, उनका यह कहना है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर और मोदी जी के साथ इस प्रकार की शत्रुता बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। न सिर्फ भारत अमेरिका संबंध जो 25 वर्षों की इतनी मेहनत पे खड़े हुए थे वो गर्त में चले गए, ब्रिक्स मजबूत हो गया, RIC अब हमारे सामने आएगा, रशिया, इंडिया, चाइना। ये रिचर्ड वुल्फ कह रहे हैं, जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। तो अब होता क्या है, 2 साल पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री SCO के समिट में गए थे, पूरी दुनिया पुतिन से डरी हुई थी पिनाज, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन से तब क्या कहा था? ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, विकास का है, पुतिन जी युद्ध को रोक दीजिए। अभी जब पिछले साल पोलैंड की, ऑस्ट्रिया की, यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने जेलेंस्की से क्या बात कही कि ये समय सबके साथ का, सबके विकास का है, युद्ध को रोक दीजिए। अभी तक ऑफिशियली उन्हें न्योता नहीं मिला है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ प्रथम विश्व युद्ध का उदाहरण देकर। देखिए, जब मेरे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन एक्सप्लेन इट कि अगर 2 पार्टीज वॉर ग्राउंड पे एंड करती है युद्ध को, जीत हार ऐसे होती है, रिट्रीट करके होती है। यदि कोई एक पार्टी हार मान लेती है, एक जीत मान लेती है, तो वो तो सीधा सीधा युद्ध क्षेत्र में जीत हार हो गई। लेकिन पिनाज, अगर कूटनीतिक स्तर पर जब युद्ध का अंत करना होता है, उदाहरण दूंगी कोरियन युद्ध का। आज तक ट्रूस अनाउंस हुआ यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, 1953 में ट्रूस अनाउंस हुआ था। अभी भी युद्ध का औपचारिक रूप से अंत नहीं हुआ है। इट्स ओनली अ ट्रूस, इट्स ओनली अ सीजफायर। तो प्रथम विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ? अलग अलग पार्टीज रिट्रीट करती गई, लेकिन इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1919 में, जिसमें दोनों तरफ की पार्टीज ने शिरकत की। और जर्मनी पे किस तरह के दंड लगाने चाहिए, क्योंकि जर्मनी को इस पूरे विश्व युद्ध का दोषी ठहराया गया था, किस तरह से जर्मनी का क्या किया जाएगा, इसको लेकर के तमाम उस समय बातचीत होनी थी। तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई आई। ट्रीटी ऑफ वर्साई के माध्यम से न सिर्फ इन शर्तों को बनाया गया,
लीग ऑफ नेशंस की, जो यूनाइटेड नेशंस का सबसे पहला प्रिमिटिव स्वरूप है, हालांकि ये फ्लॉप हो गया था, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साई आई, उसके बाद औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को हमने समाप्त होते हुए देखा। तो पिनास, पहले तो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, उनको डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठना पड़ेगा। उसके बाद किसी, यदि वो मध्यस्थ की मध्यस्थता चाहते हैं औपचारिक रूप से, उसके पास वो निमंत्रण होना चाहिए। वो ऑफिशियली मीडिएटर कहलाएगा। मतलब ट्रम्प टाइप नहीं कि मैं करवा दूंगा, मैं ही करवाऊंगा सब कुछ, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भाई हमारी तो 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक हमारे जो अधिकारी हैं वो इसी बात को लगातार कह रहे हैं कि ट्रम्प से कोई बातचीत नहीं हुई है। वो 40 से ज्यादा बार कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। वो बीच बीच में 4-5 बार ये भी कह चुके कि मेरा कोई हाथ नहीं है। तो खैर एनीवेज, तो अब क्या होगा, प्रोसीजरली ये होता है कि जब डिप्लोमेटिक टेबल पर पार्टीज आती हैं तो साथ में मीडिएटर होते हैं। वो एक देश हो सकता है, 2 देश हो सकते हैं, 3 देश, लेकिन ये वो होंगे, वो नेता, वो देश जिन पर दोनों पार्टीज का विश्वास होगा। और इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगी। उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पहले तो सीज फायर अनाउंस होगा, पहले तो युद्ध को आप थामोगे, पॉज करोगे, ठीक है, तब उसको एंड की ओर ले जाओगे। तो ये जो अभी हम सोचते हैं कि अरे अलास्का के बाद सीज फायर अनाउंस हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका एक चरणों में पूरा दौर चलेगा और तभी हमको ये युद्ध अंत की ओर हम ले जा सकते हैं। और मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं कि जिस दिन भारत को इसमें ऑफिशियल पार्टी बनाया गया, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक मध्यस्थ बनने का औपचारिक निमंत्रण मिलेगा, तो चूंकि पुतिन का भी उन पर बहुत भरोसा है, पुतिन कितनी बार मोदी जी से कह चुके कि वो युद्ध का अंत करना चाहते हैं, जेलेंस्की का मोदी जी पर भरोसा है, भारत पर भरोसा है, तब मुझे लगता है कि यह युद्ध अंत की ओर जा पाएगा। ठीक है, तो भारत के अपने हिंदुस्तान नोबेल प्राइज ये अपने फायदे नहीं बल्कि विश्व शांति के नजरिए से इस युद्ध को रोकने की बात करता है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि भाई हम रूस से तेल खरीद के जो है यूक्रेन के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। जेलेंस्की भले ही ऐसा नहीं मानते हैं, बस ट्रंप अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। सोई सर, आप बताइए जरा, आप तो भी 3 महीने यूएस में रहकर आए, वहां पर आपने उनके मीडिया हाउसेस को सुना होगा, पढ़ा होगा। ट्रंप को लेकर वहां क्या चल रहा है? मतलब ये जो टैरिफ, वीजा पे कटौती, नोबेल प्राइज में नॉमिनेट कर दो, ये सब क्या चल क्या रहा है वहाँ? बिल्कुल पिनास, जैसे भी आप कह रही थी, बिल्कुल ठीक है, वो बचकाने वाली बात है, बच्चे वाली बात है कि मैच्योरिटी तो कहीं भी किसी भी एक्शन में उनके नज़र नहीं आती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देने के मैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं यहाँ टैरिफ आज 350%, 100%, 300% तक चाइना में ले गए, फिर वापस ले आए, भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये सब इनका जो मैच्योरिटी है, सोच समझ है, और इनके जो एडवाइज़र्स हैं वो आज वहाँ पर, वो एडवाइज़र भी उन्होंने इस तरह के लिए हुए जो उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। ज़्यादातर एडवाइज़र कोई उनके खिलाफ या खुल के बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक आम जनता वहाँ पर ये समझ रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुत अमेरिका के लिए बड़ा अहम है, बहुत ज़रूरी है। अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका कुछ अपना प्रेजेंस रखना चाहता है तो उसको एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत जो मजबूत हो, जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आप देखिए, अगर क्वाड में भारत को हिस्सा है, भारत क्वाड का हिस्सा है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका है। भारत भी की खुल के वकालत करता है कि साउथ चाइना सी किसी की जागीर नहीं है। ये एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहाँ पर होना चाहिए, हर एक को इजाज़त हो कि वहाँ अपने अपनी शिपिंग लेके जाए, वहाँ पर काम कर सके। भारत भी, अगर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो भारत भी जो बाकी देश है, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, इनके साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसको हम कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, कि चाइना भी को भी भारत ने घेरने का किया हुआ है। तो ये भारत का आज अमेरिका देख रहा है कि एक जो आम जनता वहाँ पे देख रही है कि कोई देश, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है कि जो भारत को खो रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि टेम्परेरी है, ट्रंप जाएगा, भारत और अमेरिका फिर भी साथ रहेंगे, क्योंकि आम जनता हमारी भी चाहती है कि ठीक है एक दोस्त बने रहे। अमेरिका की जनता भी चाहती है कि भारत के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सोच के देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा पब्लिशर जो है वो अपने ही प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह से सवाल उठाना, लगातार वो करना, वहां का पब्लिक सेंटिमेंट भी हिंदुस्तान के साथ ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुछ सवाल आपका? जी हेलो, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हमें दिक्कत है, आप कैमरे में नहीं आएंगे। वो स्कूल के बच्चे की तरह, क्लास के बच्चे की तरह खड़ा हो। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम सबको पता है कि चाइना के सामान की तरह उसके रिलेशंस और सब कुछ है इंडिया के साथ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी है या इम्पोर्टेंस है जो इंडिया चाइना की तरफ मूव कर रहा है, जबकि हमारे मोदी जी देश के दुनिया के हर एक देश में जाके अपने रिलेशंस और ट्रेड इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं या मजबूरी है जो इंडिया को चाइना की तरफ मूव करना पड़ रहा है? जब धोखा देता है हर बार। जी देखो, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं बच्चे, इन
in economics, in geopolitical economics, in world relations, कूटनीति, there are no permanent friends and there are no permanent enemies. तो इसके चलते जब हमारा $82 बिलियन का आपके साथ यूएस के साथ जब हमारा ट्रेड था और उसमें से $32 से $40 बिलियन जब हमारा उसमें इंपैक्ट हो गया है, तो हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी होगी। और जैसे कि अंशु मैम ने कहा, मैं उसमें एक उसमें कड़ी और जोड़ना चाहती हूँ पेनाज जी, कि इस समय केवल ये बात नहीं है कि उसको डायरेक्ट मीडिएटर की तरह बिठाया जाए। जैसे कि मैम ने कहा कि ये पूरा एक चरण में चलेगा, तो उस चरण में सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो ट्रेड डील्स हो रही हैं वो आता है। अगर हम बहुत ही बारीकी से देखें, कल जब एससीओ जाने से पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री का प्लान बनता है कि वो जापान होते हुए जाएंगे, तो ये कोई ऐसे नहीं था कि चलो जी मेरा मन कर रहा है इंडिया गेट जाना है, पहले बीच में आइसक्रीम खाता हुआ यहां से चलूं, चिल्ड्रन पार्क से चलूं, ऐसा नहीं होता है। वो जापान गए हैं, बहुत ही सोची समझी एक पूरी ट्रेड पॉलिसी के तहत गए हैं। अगर हम गौर फरमाएं तो क्या क्या बेसिकली हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं। हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं उनके हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हुए हैं। हमारे 50,000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड 500,000 अदर नॉन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के ऊपर डील हुई है। हमारी डील हुई है कि $68 बिलियन के तकरीबन 10 ट्रिलियन येन के अमाउंट का 10 साल में इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर हम देखें सेक्टर्स कौन से हैं, फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, और बच्चे ये सेक्टर कौन से हैं जो अमेरिका ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली अभी इसको टैरिफ से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका की जरूरत है। तो भारत ने आज ये डील्स करके, मोदी जी ने ये डील्स करके ये जवाब दिया है अमेरिका को कि भाई अगर तू नहीं सुनेगा और तू नहीं सुधरेगा तो मैं जो है ये डील्स और तेरी वहां से मैं ये भी खींच लूंगा जो तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैं जापान से ये डील्स कर लूंगा। तो ये चरण में चलेगा और इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढनी है। आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि भारत RCEP को ज्वाइन करे। एक सवाल और आ रहा है जी। इंडिया और चाइना के मतलब रिलेशन इंप्रूव होंगे तो उसका एजुकेशन पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्या इम्पैक्ट एक बड़ा खतरा ये है कि टैरिफ लगा देंगे ट्रम्प तो नौकरियां चली जाएंगी, हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। तो चीन के साथ क्या वो भरपाई हो सकती है? दूसरे 40 देशों की भी एक ऐसी लिस्ट है जिनको हम आउटरीच कर रहे हैं। और जहां तक बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की और शिक्षा के क्षेत्र की, तो आप भारत के उन सहयोगी देशों को देख सकते हैं जिनके साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर हमारे कई समझौते हैं, कई कार्यक्रम हैं जो हम चलाते हैं। छात्रवृत्ति, स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस बहुत सारे देशों के साथ में हैं। यदि हम इसको टैरिफ से जोड़ करके देखते हैं तो जो लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स पर टैरिफ लगने से कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे पिनास, पहली बात तो ये। और उसका इंपैक्ट इतना रिपलिंग इंपैक्ट या एक बहुत बड़ा हम कह दें कि एकदम सुनामी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वी कैन ऑलवेज अफोर्ड टू लूज अ बैटल टू विन अ वॉर। तो अब जो आत्मनिर्भर बनने की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं उस बच्चे के सवाल का 1 मिनट के अंदर जवाब देना चाहती हूँ। संजय सर, देन यू कैन स्पीक। 1 मिनट के अंदर मैं बताना चाहती हूँ, बेटे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डिप्लोमेटिकली इसको समझिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ गलभैया कर रहा है, अमेरिका का साथ यूरोप के नाटो के उसके साथी देश छोड़ रहे हैं। भारत के आसपास अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो वी आर सराउंडेड बाय ट्रबलिंग नेबरिंग कंट्रीज। इन तमाम देशों में चीन का कब्जा है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की डिप्लोमेसी के बारे में सुना होगा, इट्स अ डिप्लोमेटिक ट्रैप। तो भारत यदि अभी अमेरिका के साथ सीधा सीधा इंगेज्ड है टैरिफ ट्रेड वॉर में, तो दूसरी तरफ हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहीं कोई और दूसरा शत्रु देश इसी बीच हमारी इस स्थिति का फायदा उठाकर हमारे ऊपर आक्रमण या हमारे साथ कोई इस प्रकार की विरोधी हरकत ना कर ले कि फिर हमारे 2 मोर्चे खुल जाएंगे। और यदि हमारे 2 मोर्चे खुले, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार इसीलिए हुई थी। ये एक्सपर्ट्स हैं, ये बताएंगे अगर हम 4 मोर्चे खोल देते हैं एक साथ तो फिर जीत नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अभी ध्यान एक जगह लगा हुआ है। और दूसरा, चाइना को कंटेन करने के लिए रशिया है कहीं ना कहीं। और हमेशा ध्यान रखना, जब अमेरिका भारत में से चुनने की बारी आएगी तो चीन भारत को चुनेगा, रशिया अमेरिका में से चुनने की बारी आएगी तो चीन रशिया को चुनेगा। और यदि भारत और चीन में कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है, मैं हमेशा कहती हूं रशिया एक न्यूट्रल रोल प्ले करेगा और तब भी झुकेगा भारत की तरफ, भारत के साथ जिस तरह का रिश्ता है। इसीलिए चीन के साथ अभी चीजों को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। हम दोस्ती करने नहीं जा रहे, हम बस कूटनीतिक जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ठीक है मेसन सर, 31 अगस्त 24 घंटे का वक्त है। क्या दुनिया की जो सामरिक लिहाज से भी जो एक ताकतवर
पावर बैलेंस होता है आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है? मेरे को ऐसा तो कोई लग नहीं रहा कि कुछ बदलेगा। देखिए, मैंने इसलिए बोला था कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंसेस ये रहेंगे। जिस प्रकार अभी हालात हैं, हर देश एक दूसरे के साथ मिलके कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के साथ और कुछ फैसिलिटीज दे दी है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट वीज़ाज वगैरह के लिए। साथ में इनके जो सेकलिन ऑयल फील्ड्स हैं रूस के, वहाँ पर इन्होंने जो इनकी एक्रो ये मोबाइल कंपनी है, मोबिल कंपनी, उसको 30% स्टेक ऑयल दिला रहे हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये एक मीटिंग होंगी, स्टेटमेंट्स इश्यू होंगे। आपने देखा था G20 भी हमने की थी, इतनी सक्सेसफुल थी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ किसी भी चीज़ का कोई हल हुआ क्या? रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है ये होना चाहिए, ये मीटिंग्स होनी चाहिए, बायलैटरल्स होनी चाहिए, ट्राइलैटरल्स होना चाहिए। एससीओ भी है। आज एससीओ में आप देखिए कौन है, पाकिस्तान भी एक मेंबर स्टेट है जी। तो क्या चीन भारत को पाकिस्तान को छोड़ के कि भारत के हित में करने लगेगा? मेरे को नहीं लगता। और आप ये भी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया। यही अभी आसिम मुनीर चीन गया था। नहीं, वो तो हमें भी बुला रहे थे कनाडा, जब मोदी जी आ रहे थे हमने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। वहीं पर आपने देखा है कि अभी जब चीन में ये गया था आसिम मुनीर, क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको मिला? नहीं। तो ये भी एक संकेत हमें पकड़ने चाहिए। तो हर देश को पता है उसके फायदे और हित में क्या है। और आज भारत को देखिए, हम एक बहुत बातें तो हम काफ़ी कर रहे हैं। अभी BRI की बात कर रहे हैं। कल आपने देखा, ये कल मतलब क्या थोड़े दिन पहले ही, अभी BRI जो कहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, पेशावर से कहाँ जा रहा है? काबुल। हमारे अफगानिस्तान के साथ इतने पुराने संबंध हैं, चीन वहाँ क्यों घुसता जा रहा है? आज वहाँ पर मिनरल माइनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भारत सिर्फ वेट ऑन वॉच कर रहा है। मेरे को लगता है कि कुछ देश के साथ देखिए, अगर वो आपका फ्रेंड है तो जो दूसरा जो एनिमी है, उसका जो एनिमी वो आपका दोस्त बन जाता है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नफरत कौन करता है? अफगान। तो भारत को वहाँ कूदना चाहिए। चीन कूद रहा है, चीन रशिया, वहाँ पर रशिया भी कूद रहा है, क्या नाम है, अफगानिस्तान में। तो कहने का मतलब है अमेरिका भी कूद रहा है अभी, वो भी चाह रहा है वहाँ अच्छे संबंध हो जाए। भारत को इसमें लीड रोल लेना पड़ेगा और अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी संबंध अच्छा करना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ हम अभी रिएक्टिव हो रहे हैं, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सरकार जो बनेगी, जो इलेक्शंस होने फरवरी में, मेरे को लगता है वो एंटी इंडियन हो जाएगी। तो ये हमको उनके साथ भी डिप्लोमेटिक, और देखिए वहाँ पर ताकत है उनकी आर्म फोर्सेस के साथ। आज मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, तो मिलिट्री डिप्लोमेसी करनी चाहिए बांग्लादेश के साथ। तो ये जो अभी पूरी मीटिंग्स हो रही है एससीओ, और अगले साल भारत ने ब्रिक का चेयरमैन भी करना है, मेरे को लगता है ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे, पर एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा ओवरनाइट कि ब्रिक एक अलायंस बन जाएगा या RIC एक अलायंस बन जाएगा और वेस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए सब अपने अपने अभी सिक्के चला रहे हैं, किसका सिक्का कब वहां पर चलता है। तो ये इस प्रकार रिलेशंस चलते हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ पकने में वक्त लगेगा। ओवरऑल आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एशिया में आ रहे हैं, और एशिया में इमर्जिंग पावर्स है रूस, चाइना और इंडिया, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं और ये तमाम जो पहलू उठ रहे हैं इस पर आपने अपने विचार व्यक्त किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और शानदार ऑडियंस के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के इस शो में बस इतना ही।